So hi everyone, we are seeing the 3 important question series and this series is very important to you. आज नहीं तो कल आपको 100% आई विल टेल यू, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, फ्लक्चुएशंस आना शुरू होंगे हर दिन. एक मोमेंट आएगा व्हेन यू विल फील दिस एग्जाम इज नॉट फॉर यू, पास होंगे फेल होंगे. बट आई विल टेल यू वन थिंग, 100% आप इस भरोसे में प्रिपरेशन करो कि आप क्लियर करोगे. ओके, बिकॉज आई हैव लाइक आई विल टेल यू 80% ऑफ माई स्टूडेंट्स आर फेलियर्स. मतलब फेलियर्स का मतलब दे आर द फेलियर्स फ्रॉम द प्रीवियस इंस्टीट्यूशंस, और जहाँ भी वो प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं वो लास्ट में आफ्टर थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट दे विल कम टू मी. एंड कोई मिराकल नहीं, कुछ नहीं, एवरी टाइम दे विल कम टू मी एंड आई डू माई बेस्ट. और आप देख लो मेरे जितने भी टॉपर्स ज़्यादा नहीं होते हैं बिकॉज आई एम नॉट दैट बिग. जितने भी टॉपर्स हैं ऑल आर समथिंग लाइक आज तक प्रीलिम्स कभी नहीं किया था एंड द फर्स्ट टाइम दे क्लियर. ओके, द फर्स्ट टाइम दे क्लियर. सो ये चीज़ जो है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेरी बात सुनो, प्रैक्टिस करो और अपने आप पे यकीन करो. तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज द यूनाइटेड नेशन गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑन द ह्यूमन राइट्स. ओके, अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी पढ़ते हो कुछ भी न्यूज़पेपर आर्टिकल, आप कोई भी ऐसी बॉडी है जहाँ पे यूएन लग गया आगे, तो आपको उसके बारे में डिटेल स्टडी करनी है. आप देख लो यूनाइटेड नेशन ड्रग एसोसिएशन, UNODC, UNOPS, लास्ट 2-3 ईयर्स लाइक it's like full-fledged UN based questions आएंगे because UN is a body throughout the year, every single day, every hour, somewhere UN body is involved and is running the globally it is running. Okay, so आपको UN के लिए न्यूज़ का वेट नहीं करना है. Whenever you are reading any article and whichever the UN body or agency comes into the picture, आपको करना है. Okay, so the very first statement, if you see these guiding principles लेड टू द फाउंडेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ UNHRC. अब UN बॉडी का जो हमें मिला, इनकी वेबसाइट पे मैं गया, हाउ आई फ्रेम द क्वेश्चंस, एंड जस्ट बिकॉज वहां से स्टेटमेंट जब पिक करोगे ना तो मोस्टली यू विल कम टू नो कि उससे गलत स्टेटमेंट्स आप फ्रेम नहीं कर सकते हो, राइट? बिकॉज फर्स्ट टाइम वी ऑल्सो आर सीइंग दोज बॉडीज, कभी कभी बियॉन्ड लाइक वी डोंट हैव मच नॉलेज, तो वी रिसर्च, राइट? सो लेट टू द फॉर्मेशन मतलब UNHRC जो फॉर्म, ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो फॉर्म हुआ है, उसका जो फाउंडेशन ले किया है दिस गाइडिंग प्रिंसिपल्स. ये पहले आया, उसके बाद ये बाद में आया. Okay, now if you see that these guiding principles involve the first global standards, provided the first global standard for preventing adverse impact on the human rights linked to the business की वजह से human rights पे जो problem है, इसका ये first global standards guiding principles है. Third statement is it encompass both states and corporates to implement the framework. States, corporates सब involved हैं इस framework को implement करने के लिए. Okay, now the answer to this question is B, only 2. एक स्टेटमेंट कोई गलत है. अब हम सोल्यूशन देखते हैं वेबसाइट पे जाके. We see here the very first statement, if you see these guiding principles provide the first global standard. ये तो आपको देख के लग रहा होगा सेकंड स्टेटमेंट कि सही हो जाएगा. ओके, अब आप पहला स्टेटमेंट देखो आप कि UNHRC ने इसको यूनानिमसली एंडोर्स्ड किया था. यूएन गाइडिंग प्रिंसिपल फाउंडेशन ने नहीं किया ह्यूमन राइट्स काउंसिल का. तो फर्स्ट स्टेटमेंट यू शुड बी नोइंग दैट हु हैव एंडोर्स्ड इट. तो आपको जो वर्ड्स है इसके अंदर, इससे पता थोड़ा लगना चाहिए ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली वन बॉडी दैट इज इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन राइट्स काउंसिल. बट जरूरी नहीं है कि यही बॉडी होना चाहिए था, बिकॉज यू सी देयर आर मेनी थिंग्स. UN जेंडर, UN विमेन, UN इकोनॉमिक, हर कोई राइट्स की बात कर रहा है, राइट? सो वी कांट बी 100% श्योर कि राइट्स लिखा हुआ है, ह्यूमन राइट्स लिखा हुआ है, तो यही आंसर इसका. ओके, बट हियर ह्यूमन राइट्स काउंसिल एंड. अब आप देखोगे यहाँ पे इनके 3 पिलर्स हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोटेक्ट, रिस्पेक्ट एंड रेमेडी. प्रोटेक्ट, रिस्पेक्ट एंड रेमेडी. अब आपके लिए जो थर्ड स्टेटमेंट जो मैंने पूछा है, स्टेट्स एंड कॉर्पोरेट्स दोनों इनकम्पस करते हैं. यू सी हियर द कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन, 3 पिलर्स हैं इनके, एंड द स्टेट ड्यूटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स. तो दोनों ही इसके पार्ट है. दिस इज करेक्ट. सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट. दिस इज द स्टैंडर्ड स्टेटमेंट. फर्स्ट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज रिवर्स. ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने इसको एंडोर्स किया था, इस गाइडिंग प्रिंसिपल्स ने इसका फाउंडेशन ले नहीं किया था. तो आपको पता होना चाहिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का थोड़ा सा बैकग्राउंड कि वो भी कैसे एग्जिस्टेंस में आया. कोशिश कीजिएगा थोड़ा सर्च करने का. मूविंग टू द वेरी सेकंड क्वेश्चन. अब देखो यहाँ पे मैंने बहुत माइन्यूटली चीज़ों को आपसे पूछने की कोशिश करी है फ्रॉम द आर्टिकल, नथिंग फ्रॉम लाइक समथिंग न्यू, कि आपका जैसे ही हाउस डिसॉल्व हुआ, ठीक है, तो स्पीकर का क्या रोल रहेगा. अब देखिए सपोज पॉइंट ए पॉइंट बी. अब यहाँ पे 5 ईयर्स होते ही पॉइंट ए पर एक मोदी गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई. अभी जैसे डिसॉल्व कर दिया हमारे प्रेसिडेंट ने, ठीक है. अब हाउस डिसॉल्व होने के बाद नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ हाउस जो अभी होने वाला है, वहां से यहां से वहां तक हाउ द स्पीकर फंक्शंस, ठीक है. तो पहली चीज, यहां तक तो वो स्पीकर थे, ओम बिरला जी हमारे जो स्पीकर है राइट नाउ करंटली,
वो यहाँ तक तो स्पीकर थे, हो सकता है चेंज हो जाए नए वाले में, तो आप अगर इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो ओम बिरला के जब थे तब मैंने ये वीडियो रिलीज किया है, ठीक है। सो दिस करंटली द गवर्नमेंट इज लाइक गोइंग टू फॉर्म टुडे, आज शपथ ग्रहण है मोदी गवर्नमेंट का। सो आप देखो यहाँ पे ओम बिरला जी स्पीकर हैं, अब नया सब कुछ फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब नया जब तक फॉर्म हो रहा है तो पहला स्टेटमेंट है कि ही विल वेकेट नॉट वेकेट हिज हाउस इमीडिएटली, मतलब यहां फॉर्म होने के बाद ही शुड नॉट वेकेट हिज हाउस इमीडिएटली आफ्टर डिसोल्यूशन, ठीक है ना। तो ये सही स्टेटमेंट है, मतलब नया फॉर्म होगा, नए इलेक्टेड हो, नए स्पीकर इलेक्ट होंगे, नए प्रोटेम स्पीकर इलेक्ट होंगे, तो ये इमीडिएटली रिजाइन नहीं करते स्पीकर, ओके। दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट, वेकेट इज ऑफिस। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द स्पीकर प्रिसाइड्स द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल आफ्टर द डिसोल्यूशन टिल द न्यू स्पीकर इज अपॉइंटेड। अब इस स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन आपको भी होगा, और मैंने जब बनाया है तो मुझे भी था, बट इसका फिर मैंने हिंदी वो निकाला विश्लेषण और पढ़ने की कोशिश करी। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आर्टिकल में, पढ़ो। Whenever the house of the people is dissolved, Lok Sabha, the speaker shall not vacate his house until immediately before the first meeting of the house of the people after dissolution. Before the first meeting of the house. अच्छा, पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, shall not vacate his house immediately, ये तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट आप देखो, जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात, विघटन मतलब समझ रहे होगा आप, ये नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए आई एम जस्ट टेलिंग, विघटन का मतलब डिसॉल्व, ओके। तो डिसॉल्व के पश्चात होने वाले लोकसभा की प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अधिवेशन, लोकसभा का प्रथम फर्स्ट सेशन के जस्ट पहले तक अपने पद को रिक्त नहीं करेगा, सेशन में कर देगा, ठीक है। जस्ट पहले तक नहीं करेगा, उसके बाद वो कर देगा, मतलब पहले सेशन को वो प्रिसाइड नहीं करेगा, ठीक है ना। समझ रहे हो आप मेरी बात, एज पर द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखोगे, यहां लिखा हुआ है अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा, तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। डिसोल्यूशन के जस्ट पहले तक, पहले तो इमीडिएटली लीव नहीं करता, दूसरा पहले तक नहीं करेगा, उसके बाद एज पर द हाउस डिसाइड्स वॉट एवर, ओके, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ही शुड बी नॉट रिक्त नहीं करेगा, मतलब ही शुड नॉट वेकेट हिज ऑफिस टिल द फर्स्ट असेंबली, फर्स्ट सेशन ऑफ द हाउस, न्यू हाउस, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा इनकरेक्ट है, पहला करेक्ट है, ओके। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड स्टेटमेंट को आप देखो यहाँ पे, सपोज कोई भी टॉपिक आप चूज करते हो, सपोज मिलेट्स, ओके, मिलेट्स, तो इसके बारे में थोड़ा सा, अब जितने भी स्टेटमेंट्स यहाँ पर हैं ये ऑन द स्पॉट आंखें बंद कर क्रिएट किए गए हैं स्टेटमेंट्स को सोचकर। और स्टेटमेंट्स कैसे निकलते हैं, जब हम खुद से सवाल पूछते हैं। तो मैंने खुद से क्या सवाल पहला पूछा, फर्स्ट सवाल मैंने ये पूछा, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो राइस व्हीट तो आपको नॉर्मली पता है, तो क्या वो मिलेट्स भी देती है सब्सिडाइज रेट पे। पहला क्वेश्चन मैंने ये पूछा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट डज नॉट कवर द सब्सिडी ऑन कोर्स ग्रेन का मतलब मिलेट्स, ठीक है। तो क्या मिलेट्स भी देती है सब्सिडाइज रेट पे, ये पता करना है। दूसरा, करंटली गवर्नमेंट डज नॉट प्रोवाइड मिनिमम सपोर्ट एमएसपी टू मिलेट्स, एमएसपी को मिलेट्स को एमएसपी क्या प्रोवाइड होता है करंटली गवर्नमेंट में। तीसरा मैंने अपने सवाल पूछा, क्या मिलेट्स का एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन में है। अब इतना वेरिएशन एक क्वेश्चन बनाने में, जब मैं 6 साल से सिर्फ प्रीलिम्स के क्वेश्चन ही बना रहा हूँ, दिस इज अ वेरी फर्स्ट अकेडमी डीलिंग विद द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा तो ज़्यादा ब्रेन चलेगा इस मामले में। तो आप अभी ये मत सोचो कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, धीरे धीरे चीज़ आती है, राइट। तो ये इंडस वैली में यूज़ हुआ था। और फोर्थ स्टेटमेंट देखो, द मिलेट्स आर इंक्लूडेड इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट पीडीएस में फॉर विच प्रोक्योरिंग ग्रेन्स एट द फिक्स्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे राइस व्हीट को करते हैं वैसे मिलेट्स को भी करते हैं यानी। तो आप स्टेटमेंट्स पढ़ लिया, अब आंसर की तरफ देखिए, ठीक है। अब आप देखिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर ऑफ द मिलेट्स, ठीक है। आई वॉन्ट टू टीच यू समथिंग डिफरेंट हियर, ओके, इतना तो आपको पता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज इफ यू सी हियर, पहला स्टेटमेंट है डज नॉट कवर मिलेट्स, पर आप देखो स्टेटमेंट में यहाँ पे, एज पर द एक्ट द एलिजिबल पर्सन विल बी एंटिटल्ड टू रिसीव 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स, 3 to 1 kg ऑफ द राइस व्हीट एंड कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन भी अवेलेबल है अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। कोर्स ग्रेन आर पार्ट ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, यहां पे लिखा हुआ है नॉट, तो ये गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, एमएसपी मिलता है कि नहीं, यस 100%। दीज आर, इफ यू सी दीज क्रॉप्स, दीज आर द मिलेट्स, वी आर, एमएसपी इज फिक्स्ड फॉर दिस मिलेट्स। अभी का लेटेस्ट भी देख लो एमएसपी क्या है, एंड दीज आर द मिलेट्स फिट्स। तो सेकंड स्टेटमेंट जो हमारा है दैट एमएसपी इज नॉट, ये गलत है, ठीक है। अब एमएसपी का
Example, there are several evidences of its consumption during the Indus Valley civilization. This is a clear evidence of diversity of the plant products. आप देख लीजिए, जब इंडस वैली की बात हुई है, यहाँ पे देखो सावा मिलेट, लिटिल मिलेट, ये सारे चीज़, ये इंडस वैली का समरी है. आप देख लो, ये यूज़ होते थे इंडस वैली में. ठीक है, तो आपको इसका आंसर समर में क्या यूज होता था, विंटर में क्या होता था, तो ये मैंने एक डॉक्यूमेंट से उठाया है. तो 100% देयर इज एग्जांपल ऑफ मिलेट्स इन द इंडस वैली. और आपका जो स्टेटमेंट है थर्ड, सेवरल, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. लास्ट ऑप्शन देख लीजिए आप. In 2018, the Union government issued a circular stating that millets would be added to the public distribution system in the country. अब देख लो, वो सर्कुलर भी मैंने ये ऐड कर दिया है. तो 100% आपके लिए ये चीज जरूरी हो गया है कि यस, पीडीएस में भी मिलेट्स इंक्लूडेड है. आपका फोर्थ स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट टू गलत है और नेक्स्ट टू सही है. समझ में आ गई? इतनी चीजें आंखें बंद करके सवाल करोगे तो क्वेश्चंस निकलेंगे और आपको उसका आंसर फाइंड करना है एट एनी कॉस्ट. ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट. अब आप देख लीजिए दिस. अच्छा, ये चीज़ आप देख लो, बाजरा, ज्वार एंड रागी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, थोड़ा सा लर्न कर लो, बिकॉज इंग्लिश हो सकता है आपको प्रीलिम्स में कभी कभी इंग्लिश में ही पूछ लेंगे. ओके, तो इट्स लाइक आप देख लो, हाईएस्ट बाजरा, सबसे ज़्यादा मिलेट्स में बाजरा का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है इंडिया में. फिर राजस्थान का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है मिलेट्स का. उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके कर्नाटक. ठीक है, तो महाराष्ट्र सेकंड पे है, या याद रखिएगा. एंड दिस इज फॉर द टुडे. 100% 2025 का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है. आप साथ चलो तो एक साल आपको मैं एक इतनी नई नई चीज़ सिखाने वाला हूँ कि इट टेक द योर प्रीलिम्स टू द वेरी नेक्स्ट लेवल. बट यू हैव टू वर्क विथ मी. जैसे मैं कहता हूँ करो, कोई नहीं रुकता यहाँ पे. ओके, थैंक यू सो मच. विल सी टुमारो.